नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इन-डेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चुनाव का अपराधीकरण किसी भी देश में लोकतंत्र की ध्वजा को ध्वस्त करता है। फिर चाहे वो न्याय हो, नैतिकता हो या लोगों के विश्वास हो, इसमें कमी आती है। ऐसे में हर देश की ये जिम्मेदारी होती है कि वो लोकतंत्र में लोगों की आस्था को, लोगों के विश्वास को कायम रखे। इसलिए तमाम देश अपराधीकरण से चुनाव को मुक्त रखने के लिए अपने देशों में विभिन्न प्रकार के नियम बनाते हैं और समय समय पर इन नियमों में संशोधन करके इसको धार भी देने की कोशिश करते हैं। फिर भी कई बार ये देखा गया है कि चुनावों के दौरान कई अपराधी जेल में रहते हुए इन चुनावों को प्रभावित करते हैं। कई बार तो जेल के अंदर से चुनाव लड़ने की खबरें भी आती हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि देश में बनाए गए ये कानून क्या उनको ये अनुमति देते हैं? क्या जेल के अंदर रहने पर भी कोई अपने मतों का प्रयोग कर सकता है? ऐसे में इन तमाम सवालों के जवाब को लेकर आपके सामने आज के इस संदर्भ को हम आए हैं। तो आज के संदर्भ की शुरुआत करते हैं कि क्या जेल में बंद आरोपी कर सकता है मतदान? आज के इस संदर्भ को हम समझेंगे निम्न बिंदुओं के अंतर्गत। सबसे पहले खबर को देखेंगे, चर्चा में क्यों है। क्या बंदी आरोपी भी अपने मतों का प्रयोग कर सकते हैं? क्या बंदी आरोपी लड़ सकते हैं चुनाव? इन सारी बातों को हम समझेंगे। क्या अगर उनको अयोग्य करार दे दिया जाता है तो उनकी जो अयोग्यता की अवधि होती है उस अवधि में कोई परिवर्तन हो सकता है? इन सारे प्रश्नों के जवाब आज के संदर्भ में हमको मिलने वाले हैं। अंत में हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की होती है, जिसकी जिम्मेदारी आपकी होती है। तो अभ्यास प्रश्न आपके लिए होगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के लिहाज से यह संदर्भ महत्वपूर्ण है। बात करेंगे खबर की। खबर इंडियन एक्सप्रेस की है कि व्हाई कैन अक्यूज्ड पर्सन्स इन प्रिजन कॉन्टेस्ट पूल्स बट नॉट वोट। तो इसी खबर के आलोक में आज की हमारी चर्चा केंद्रित होगी। सबसे पहले बात करेंगे चर्चा में क्यों है। तो दरअसल पंजाब का मामला है। पंजाब के एक व्यक्ति अमृतपाल सिंह हैं जो कि जेल में बंद हैं। वो एक संगठन के नेतृत्व करता है, एक संगठन के मुखिया हैं। वो संगठन खालिस्तान समर्थक संगठन माना जाता है। ऐसे में अमृतपाल सिंह द्वारा जेल के अंदर से चुनाव लड़ने की बात की चर्चा हुई। अब वो जेल के अंदर से चुनाव लड़ने की जैसे ही बात करते हैं तो आपके जहन में सवाल उठेगा कि क्या कोई व्यक्ति जेल के अंदर से चुनाव लड़ सकता है? क्या अगर चुनाव लड़ सकता है तो वो अपने मतों का प्रयोग कर सकता है? साथ ही अगर वो ऐसा कर सकता है तो वोट देने के अधिकार और निर्वाचित होने के अधिकार की कानूनी स्थिति क्या है? इस बात को लेके आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वोट देने की स्थिति की। तो दरअसल वोट देने का अधिकार परिवर्तित हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यह बात डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का अधिकार है। तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि वो कैसा अधिकार है। अगर कोई चीज हमारे मूल संरचना के सिद्धांत से जुड़ी होती है तो उसमें परिवर्तन नहीं होता है। यह बात सबसे पहले आपको स्पष्ट कर दूं। तो दरअसल जब चुनाव की बात होगी तो इस संदर्भ की बात जब हम करेंगे, आप देखेंगे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जब बात आएगी तो ये हमारे देश में जो संविधान का बुनियादी ढांचे का सिद्धांत है, तो बुनियादी संरचना के सिद्धांत का इसको एक पार्ट माना गया है, एक हिस्सा माना गया है। किस चीज को? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को। 1975 में इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण का मामला आया था और यहां पर इस चीज को अर्थात स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का बुनियादी ढांचे का एक हिस्सा माना गया था। लेकिन बात अब उठ रही है कि मत देने का अधिकार और नियुक्त होने का अधिकार, स्वयं चयनित होने का अधिकार, अर्थात चुनाव लड़ने का अधिकार और मत देने का अधिकार, ये कैसा है? तो दरअसल द राइट टू इलेक्ट एक पार्ट ये, एंड बी इलेक्टेड अर्थात स्वयं चयनित होना, चुनाव करने और चुने जाने के अधिकारों की जब बात होगी तो आप ये देखेंगे कि इनको मूल संरचना का सिद्धांत का पार्ट नहीं माना गया है, मूल संरचना का पार्ट नहीं माना गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें परिवर्तन हो सकता है। अब देखिए 2006 में कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ का एक मामला आता है। आप देखेंगे 2006 में कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ का एक मामला आता है जिसमें कि साफ साफ ये बात कही गई है कि जो मत देने का अधिकार है वो एक वैधानिक अधिकार है। और वैधानिक अधिकार अगर है, इसका मतलब ही ये हुआ कि इसको निरस्त किया जा सकता है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अब आते हैं आपके अगले इस पोर्शन को देखते हैं कि किसको रोका जा सकता है वोट करने से। तो देखिए भारत में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम बनाया गया है, वो एक कानून है और इसी कानून के तहत हमारी चुनावी प्रक्रिया संपन्न होती है। इस कानून को समय समय पर इसमें परिवर्तन किए गए, इसको और पुख्ता करने की कोशिश की गई और पूरे के पूरे चुनावी परिदृश्य को आकार देने में इस कानून की अहम भूमिका है। इस कानून के माध्यम से ही चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो राज्य विधानसभा का चुनाव हो, उसमें कैसे सीटों का आवंटन होगा, मतदाता सूची कैसे तैयार होगी, मतदाताओं की योग्यता के संदर्भ में क्या प्रोविजन होंगे, इन सारी बातों को इस जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में बताया गया है। अब जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62 का उपखंड 5 कहता है कि कोई भी व्यक्ति
जो चुनाव में मतदान नहीं करेगा वो कौन सा व्यक्ति है जो वोट नहीं कर सकता है, उसके लिए इसमें प्रोविजन बताया गया है। कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जेल में बंद है तो वो अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, मतदान नहीं कर सकता है, चाहे वो कारावास की सजा के तहत हो या पुलिस की वैध हिरासत में हो। हाँ, एक प्रकार की हिरासत को अपवाद माना गया, वो है निवारक गिरफ्तारी, निवारक हिरासत। निवारक हिरासत को इसके अपवाद के रूप में आप देख सकते हैं, क्योंकि निवारक हिरासत क्या होता है, वो किसी अपराध के लिए किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है, बल्कि राज्य अपनी सुरक्षा के लिए किसी व्यक्ति को हिरासत में ले लेता है कि भविष्य में एक आसन्न खतरा है उस व्यक्ति से, इस लिहाज से उसकी गिरफ्तारी होती है। इसको निवारक गिरफ्तारी की संज्ञा दी जाती है। तो जो निवारक हिरासत है इसको छोड़ दिया जाए तो कोई भी अन्य आरोपी जो जेल में बंद है वो अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। उस व्यक्ति को अपना वोट डालने से ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के धारा 62 का खंड 5 रोकता है। इसके खिलाफ आरोप होना चाहिए, आपराधिक आरोप होना चाहिए। ये तभी वोट कर सकता है जब या तो वो जमानत पर रिहा हो जाए या बरी हो जाए, ऐसी कंडीशन में ही वोट कर सकता है, अन्यथा वो वोट का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। 1997 में 1997 में सुप्रीम कोर्ट में एक चुनौती दी गई इस बात को लेकर। उस मामले को आप देख सकते हैं, अनुकूल चंद्र प्रधान वकील सुप्रीम कोर्ट बनाम भारत संघ मामले के नाम से जाना जाता है। इसमें याचिकाकर्ताओं का यह कहना था कि इस प्रकार इन लोगों को वंचित करना सिर्फ इस आधार पर कि ये विचाराधीन कैदी हैं और जमानत राशि जमा करने में असमर्थ हैं, अर्थात वो अपने जमानत की राशि नहीं जमा कर पा रहे हैं, वहीं जो लोग जिनकी जमानत हो जा रही है उनको मत देने का अधिकार मिल जा रहा है, और सिर्फ इस आधार पर कि ये जमानत राशि नहीं जमा कर पा रहे हैं इनको मत देने का अधिकार न मिल पाना कहीं ना कहीं समानता के अधिकार का उल्लंघन है। ऐसी दशा में इसको कहा गया कि मतदान के अधिकार से वंचित करना ऐसे लोगों के समानता के अधिकार का उल्लंघन है, जबकि जो जमानत पर रिहा किए गए लोग हैं उनको ये अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो इस याचिका को जब सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर हुई तो कोर्ट द्वारा इस याचिका को खारिज कर दिया गया, और कोर्ट ने भी 4 आधार बताए। वो कौन से आधार हैं जिसके आधार पर खारिज हुआ, इसको देख लेते हैं। पहला बात ये कहा कोर्ट ने कि वोट देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, और वैधानिक अधिकार की अपनी सीमाएं होती हैं, अर्थात उसको उसमें फेरबदल किया जा सकता है, उसको विशेष परिस्थितियों में बदला जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर इस प्रकार के व्यक्ति को हम वोट करने का अधिकार देते हैं तो हमें पर्याप्त संसाधन चाहिए। वो वोट करने जाएगा, उसके साथ पुलिस फोर्स जाएगी, तो उतने संसाधन हमारे पास नहीं है, इस लिहाज से दूसरा तर्क तो संसाधन की कमी है। तीसरी बात कही गई कि जो ऐसा व्यक्ति अपने आचरण के कारण ही जेल में गया है, और इस आचरण के आधार पर अगर वो चाहे कि सामान्य व्यक्ति जैसी सुविधा मिले तो नहीं मिल सकती है। जेल में अगर बंद है तो उसके आचरण में कोई खामी रही होगी तभी वो बंद है। अब ऐसे में वो चाहे कि आंदोलन करने की, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक आम व्यक्ति की तरह उसको प्राप्त हो जाए, तो ये संभव नहीं है। तो तीसरा तर्क ये दिया गया कोर्ट के द्वारा। चौथी बात ये कहेगी कि जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति हैं वो पूरे के पूरे चुनावी परिदृश्य को प्रभावित करते हैं, ऐसे लोगों को चुनावी परिदृश्य से दूर रखना हमारी जिम्मेदारी है। इस वजह से भी ऐसे लोगों को वोट करने की हम परमिशन नहीं दे सकते हैं, और कोर्ट द्वारा यह याचिका खारिज कर दी गई। अब सवाल उठता है कि क्या जेल में बंद आरोपी लड़ सकता है चुनाव? आपने कई बार सुना होगा कि जेलों के अंदर बंद लोग होते हैं और वो चुनाव लड़ते हैं। तो दरअसल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 कहती है कि कुछ ऐसे अपराध, उसमें यह शीर्षक ही दिया गया है कि कुछ अपराधों के लिए दोष सिद्धि पर अयोग्यता, लेकिन ये एक शब्द आप ध्यान देंगे, यहां पर लिखा है दोष सिद्धि, मतलब उन पर जो दोष, जो आरोप लगे हैं वो सिद्ध होने चाहिए, तब उनकी अयोग्यता के बारे में विचार इसमें किया गया है, इसमें प्रोविजन किए गए हैं। लेकिन अगर दोष सिद्ध नहीं होते हैं तो उनको चुनाव लड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। यही बात यहां कही गई कि किसी आरोपी पर दोष सिद्ध हो जाए तब सजा की तारीख से, अर्थात उसकी सजा जो उसको दी जाएगी उस तारीख से फल, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को सजा दे दी गई, 5 तारीख से उसकी सजा प्रभावित हो रही है, तो 5 तारीख से लेकर और जब तक वो रिहा हो जाएगा उस रिहाई की तिथि के 6 वर्ष बाद तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। यह प्रोविजन किया गया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 में। कहा गया कि संसद या राज्य विधानसभाओं का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा ऐसे व्यक्तियों को, और चुनाव लड़ने के लिए ये अयोग्यता रिहाई की तारीख से 6 साल तक वैलिड रहेगी, अर्थात अब जब वो रिहा होंगे उसके 6 साल बाद ही वो चुनाव फिर से लड़ पाएंगे। तो ये प्रोविजन किया गया है, लेकिन उसमें दोष सिद्धि की अनिवार्य बात को कहा गया है, दोष सिद्ध होना चाहिए। 2016 में एक याचिका दायर की गई और इसमें यह कहा गया कि इस याचिका को दायर करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है अश्वनी कुमार उपाध्याय, जो कि भाजपा के प्रवक्ता भी थे। इन्होंने ये कहा कि जो अयोग्यता की जो तिथि है, जो समय है, जो 6 वर्ष समय निर्धारित किया गया है, इसको स्थायी बना देना चाहिए, ऐसे लोगों को स्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। हालांकि इस पर अभी विचार
चल रहा है। अब देखिए नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और दिशा में अपने विचार व्यक्त किए। सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि सांसद और विधायकों के खिलाफ जो आपराधिक मामले हैं उसमें उसकी सुनवाई में बहुत देरी हो रही है। इससे संबंधित जो मामले हैं वो काफी लंबित हैं, लगभग 4472 मामले लंबित पाए गए। तो इस समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट को ये निर्देश दिया गया, जो हाई कोर्ट के सभी मुख्य न्यायाधीश थे उनको ये बात कहा गया, इन रेड डेजिग्नेटेड कोर्ट्स फॉर एमपी नाम से ये आदेश दिया गया। इसमें यह कहा गया कि वो स्वतः संज्ञान लें ऐसे मामलों का और शीघ्र ऐसे मामले निपटाए जाएं ताकि इस प्रकार के जो लंबित मामले हैं उनसे निजात पाई जा सके। अब क्या अयोग्यता की जो अवधि है उसको कम या समाप्त किया जा सकता है? तो इसके लिए भी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 11 कहती है कि अयोग्यता की अवधि को हटाने या कम करने का जो अधिकार है वो भारतीय चुनाव आयोग के पास है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। अगर चुनाव आयोग चाहे तो इस अयोग्यता की अवधि को कम या समाप्त भी कर सकता है। इसके उदाहरण भी देखने को मिले हैं। 2019 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शक्ति का इस्तेमाल भी किया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग थे, उनकी अयोग्यता की अवधि को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। तो ये अवधि अयोग्यता की कम की जा सकती है। अगर किसी को डिस्क्वालीफाई किया गया है किसी खास अवधि के लिए तो उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहे तो कम या ज्यादा कर सकती है, समाप्त भी कर सकती है। अयोग्य विधायक सांसद भी कब लड़ सकते हैं चुनाव? अगर किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो वो भी क्या चुनाव लड़ सकता है? अगर लड़ सकता है तो कब लड़ सकता है, तो इस पर विचार कर लें। अगर एक अयोग्य सांसद या विधायक है वो भी चुनाव लड़ सकता है। कब लड़ सकता है? अगर किसी निचली अदालत द्वारा उसको उस पर दोष सिद्धि बता दी गई हो कि आप इस दोष में आरोपित हैं, आरोप सिद्ध हो गया और वो अब उससे हाई कोर्ट में जाके अपील करते हैं और हाई कोर्ट के द्वारा अगर उस आरोप सिद्धि के मामले में इनको स्टे दे दिया जाए, उस आरोप सिद्धि पर रोक लगा दी जाए, उनकी सजा पर रोक लगा दी जाए, तब उस दिशा में ये चुनाव फिर से लड़ सकते हैं। लेकिन अगर उनकी सजा पर रोक न लगाई जाए, उनको जमानत मिल जाए, तो इसका मतलब जमानत जरूर मिल जाएगी लेकिन जब तक सजा पर रोक नहीं होगी तब तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ऐसा एक मामला आया, बीएसपी के एक नेता थे धनंजय सिंह, लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन स्थानीय वहां की जो जिला अदालत थी उसके द्वारा वहां पर उनके ऊपर एक अपहरण का दोष मढ़ा गया था। वो दोष जिला अदालत में प्रूफ हो गया और उस जिला अदालत ने इनको सजा सुना दी। अब ये जाते हैं हाई कोर्ट और जब हाई कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट ने इनको जमानत तो दे दी लेकिन जमानत देने के अलावा इनको जो इनके ऊपर जो सजा इनको दी गई थी उस सजा पर रोक हाई कोर्ट के द्वारा नहीं लगाया गया। अगर सजा पर रोक लगा दिया जाता तो संभवतः ये लोकसभा का चुनाव लड़ सकते थे। सजा पर रोक न लगाने के कारण जमानत तो इनको मिल गई लेकिन ये चुनाव लड़ने से वंचित रह गए लोकसभा का। तो ये कुल मिला के प्रोविजन है। उम्मीद है आपको ये सारे के सारे प्रोविजन समझ में आए होंगे और अब आपके मन का जो संशय है वो दूर हुआ होगा। अंत में एक प्रश्न है आपके लिए, इसका जवाब हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि कमेंट बॉक्स में आप सही जवाब देंगे। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 8 के तहत यदि किसी आरोपी पर दोष सिद्ध हो जाए तब उसे चुनाव लड़ने के लिए कितनी अवधि तक अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा? ऑप्शन रिहाई की तारीख से 5 साल, रिहाई की तारीख से 6 साल या 7 साल या उपयुक्त में से कोई नहीं। उम्मीद है सही और सटीक जवाब आप जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।